हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग नेट जेआरएफ कर लेते हैं और पीएचडी भी कर लेते हैं तो क्या इसमें स्कोप है जॉब का कि नहीं, जॉब लगने का कितना चांस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए पीएचडी बोलने को क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन। अभी थ्योरेटिकली तो सही है बट प्रैक्टिकल ग्राउंड में कुछ सच्चाई है भी कि नहीं कि बस खाली हवाबाजी है। ठीक है, वो जानेंगे, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं देंगे, जो फैक्ट है बस वही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चीज जो आपको समझना है, और ये कोई कड़वा सच्चाई नहीं, ये रियलिटी है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप जेआरएफ निकाल लिए और पीएचडी कर लिए तो कॉल मतलब तो जॉब आपके पास चल के आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जॉब कभी आपके पास चल के नहीं आएगा बच्चों। हमेशा आपको ही जॉब के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को जॉब के पास जाना पड़ेगा, प्यासे को ही कुआं के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। पहले कभी हुआ करता होगा कि जेआरएफ लोग को कॉल आ जाया करता था, अब बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो जो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल एग्जांपल हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, इक्का दुक्का पे बात नहीं करते थे। ठीक है, एग्जाम तो जेआरएफ हम लोग बहुत कोई निकाले हैं ना, तो जो एवरेज के साथ होता है उस पर हम लोग मेनली बात करेंगे। एक्सेप्शनल कोई एक केस दो केस हो गया तो उस पर जानने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। ठीक ना, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ख्वाब के बारे में जो हम लोग देखे रहते हैं या आप देखे रहते हैं कि जेआरएफ निकालने के बाद जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ख्वाब जो आप लोग जनरली देख रहे हैं वो क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का परमानेंट प्रोफेसर का, परमानेंट पोस्ट का प्रोफेसर। ठीक है, अब परमानेंट पोस्ट का प्रोफेसर नो डाउट बहुत ही अच्छा रेपुटेटेड है, बहुत अच्छा उसमें सैलरी है। 7 पे अभी कमीशन चल रहा है, मान लीजिए 8 पे कमीशन भी इस समय चालू हो जाएगा। तो अभी जो करंट का बता रहे हैं 1 लाख से लेकर के 1,10,000 तक का सैलरी है और बहुत सुकून का जिंदगी है। कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज में जाके कौन कितना पढ़ाता है वो बोलने में लगता है कि पढ़ाएंगे, उन्होंने पढ़ाइएगा, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, पर सुकून बहुत है, टेंशन किसी प्रकार का नहीं होता उस जॉब में। बट इस जॉब के साथ दिक्कत ये है ना कि ये बहुत ही लिमिटेड सीट का होता है। किसी भी कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, जहां आप भी जहां से पढ़ के निकले होंगे, परमानेंट प्रोफेसर सब बहुत कम होता है। और जानबूझ के जो स्टेट होता है, जानबूझ के जो स्टेट होती है ना, वो भी परमानेंट पोस्ट कम ही रखती है। क्योंकि तो जितना ज्यादा पोस्ट रखेगी अपना परमानेंट का, तो उतना ही ज्यादा सैलरी भी पे करना पड़ता है। तो लोग कॉस्ट कटिंग करने लगता है। तो ये कि केवल आप कॉस्ट पढ़े हैं, वो लोग कॉस्ट नहीं पढ़ा है, वो लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड में कॉस्ट पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ पैसा बचाने के लिए ना वो लोग करता क्या है, परमानेंट प्रोफेसर बहुत कम रखता है, क्योंकि परमानेंट प्रोफेसर का सैलरी बहुत हाई होता है और परमानेंट प्रोफेसर का लाइफ बहुत सुकून भरा होता है, बहुत कम होता है, पैसा मैंने बताए तो। ठीक है, तो दिक्कत यही इस जॉब में कि ये लिमिटेड सीट है। ठीक है, हाँ, अच्छा बात क्या आप सुन लीजिए, इसी काम को, इसी पोस्ट को लेकर के। पहले क्या होता था ना, आप नेट जेआरएफ पेज निकाल के जाते, बहुत चांस होता आपको जॉब में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि पहले जो होता था ना, मैक्सिमम फोकस जो एम्फेसिस है वो मेनली इंटरव्यू बेसिस पे डाला जाता था। अब यूजीसी इसको बदल दी, क्योंकि यूजीसी को भी समझ में आ गया कि भाई जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो यूनिवर्सिटी का ही है या कॉलेज का है, और वो तो अपना ही आदमी को अंदर घुसाएगा ना, एक्सटर्नल को थोड़ी ना आने देगा। तो इससे बचने के लिए यूजीसी क्या की है कि भाई अब एपीआई स्कोर का सिस्टम डाल दी है। आसान भाषा में समझिए, एक मेरिट लिस्ट का सिस्टम डाल दिया। उस मेरिट लिस्ट में आपको अलग अलग नंबर मिलेगा, हर कैंडिडेट जो जॉब के लिए आया सबको अलग अलग नंबर मिलता है। उसके बाद उसमें जोड़ा जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको ज्यादा अब एम्फेसिस दिया जाता है इंटरव्यू में। भले नो डाउट इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, बट फिर भी ज्यादा फोकस जो है वो मेरिट लिस्ट पे चला जाएगा, क्योंकि फिर उंगली उठ जाएगा बाद में। अगर कोई सिलेक्शन में मान लीजिए जिसको छांट देता है, जिसका ज्यादा नंबर था, जो कम उसको रख लेता है, तो बाद में पूछा जाएगा इंक्वायरी में कि भाई इस बच्चा का एपीआई स्कोर ज्यादा था, आप किस आधार पर उसको छांटे हैं। तो कोई भी प्रोफेसर उस रिस्क को लेना पसंद नहीं करता है, भाई फंस जाएंगे बाद में, और कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है। तो एपीआई स्कोर ना बहुत अब मैटर करता है। एपीआई स्कोर आपको बने कैसे, मेरिट लिस्ट के वो आपका बनेगा कि भाई आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आता, जो आपका अंडर ग्रेजुएट क्यों ना बीकॉम ये सब, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स रहा है, आपका नेट जेआरएफ ये निकाले उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, दोनों में से एक ही का मार्क्स मिलता है, दोनों का मार्क्स नहीं मिलेगा। सिर्फ नेट निकाले हैं, जेआरएफ नहीं निकाले तो केवल 5 नंबर, जेआरएफ निकालिए तो ऑब्वियसली नेट भी ऑटोमेटिक निकल गया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों का नंबर मिलेगा। जेआरएफ निकाले हैं तो आपको सिर्फ 7 नंबर मिलेगा, नेट का अलग से नहीं मिलता है। क्यों? तो कॉमन सेंस है ना। तो 2 नंबर यहाँ पर आप ऑटोमेटिक ज्यादा मिलेगा अगर आप जेआरएफ किए तो। हाँ, मेन मार्क्स मिलता है पीएचडी में। पीएचडी में आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज 25 से 30 नंबर तक देगी। जैसा जो मेरिट लिस्ट का जो सिस्टम आपको लिख दिया जाएगा, और भी बहुत तरीका होता है अपना वो जो मेरिट लिस्ट को बढ़ाने का, कि आप कितना जर्नल या आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है, कहाँ उसको छपवाए हैं,
क्या उसको पब्लिश कराए हैं, कितना बुक लिखे हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, किस यूनिवर्सिटी में। ये मत सोचिएगा कि आपका सेंट्रल और स्टेट नहीं, बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पे वो होता है, ठीक है। तो ये सब तरीके से भी आपका एपीआई स्कोर बनेगा, इस तरह से उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये एक अच्छा चीज है परमानेंट पोस्ट को लेकर के। तो देखिए, अब जैसा आपको बोले बच्चों कि ये सीट जो है ये तो लिमिटेड है, तो भाई फिर होगा क्या, क्या स्कोप बहुत लिमिटेड है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नो डाउट परमानेंट पोस्ट वाला बहुत लिमिटेड है और बहुत ही टफ है वो, ठीक है। जॉब कहाँ मिलता है? जॉब मिलता है मेनली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर, जो प्रोफेसर लोग रहते हैं सो, या नीड बेस, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नौकरी पर रखा जाता है उसमें मैक्सिमम बच्चा लोग को मतलब नौकरी मिलता है, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के आपको वो परमानेंट पोस्ट नहीं है, आपको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा गया है, उस पर आपको वो आपको सैलरी मिलते रहेगा। तो आपको लगा सर परमानेंट, टेम्पररी पीरियड तो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, नो डाउट। आपको बोला जाएगा भैया 1 साल के लिए है, वो जब पढ़िएगा ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो निकलता है वो क्या बोलते हैं, मतलब समझ लीजिए रिक्रूटमेंट का जो लिस्ट निकलता है, समझ लीजिए जो जो प्रचार होता है ना, उसका जो वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, याद नहीं आ रहा। उस पे ना लिखा रहता है A to Z, हर चीज डिटेल में लिखा रहेगा कि भाई कितना समय के लिए आपको ये नौकरी मिल रहा है। 1 महीना नहीं, 1 साल तक आपका लिखा रहता है, पर टेंशन नहीं लीजिएगा। वो लोग लिखता है 1 साल का है, लेकिन वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि देखिए जब तक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नया रिक्रूटमेंट का लिस्ट नहीं डाल देती है ना, मतलब परमानेंट पोस्ट के लिए, तब तक वही कंटिन्यू होते रहता है। तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल भी जा सकता है, क्योंकि स्टेट कितने जल्दी नौकरी देगा इसको तो आपको आइडिया ही है। परमानेंट पोस्ट पे जब तक वो लोग ना मिल जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट जारी रहता है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है सैलरी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या नीड बेस्ड सैलरी होता है ना, वो ऑनेस्टली से बता रहे हैं बच्चों, 30,000 से शुरू होकर अच्छा कॉलेज में जाइएगा तो 60 तक जाता है। तो मान लीजिए कि हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं 40, ठीक है। तो आपको अब लगेगा कि सर ये तो बहुत कम सैलरी है, 30,000 में आजकल क्या होगा। 60 तो चलिए फिर भी एक डिसेंट तक ठीक है, पर 30 तो बहुत कम है, और मैक्सिमम बच्चा तो थोड़ी टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा पाएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा तो आपको परमानेंट पोस्ट मिलेगा, नहीं, वो जो ही नहीं है। चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल, चाहे स्टेट, चाहे प्राइवेट, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे मैक्सिमम टीचर को हायर करती है, ठीक है। तो अब लग रहा होगा कि सर बहुत कम सैलरी है भाई, कैसे गुजारा होगा? तो टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। देखिए रियल लाइफ में जुगाड़ ही तो होता है सही मायने में। करते क्या है हम लोग जनरली कि ऐसा सिटी चूज कीजिएगा कि जहां पर आपको जहां पर 1-2 कॉलेज हो, मतलब 2-3 कॉलेज से ऊपर हो, और दोनों 3 कॉलेज में ट्राई मारिए, किस्मत से दोनों कॉलेज मिल गया ना, तो चलिए मिनिमम सैलरी मिले तो 30, या 30 सैलरी, 30 इधर तो 30 इधर, दोनों कॉलेज में पढ़ाकर दोनों का पैसा ले सकते हैं। एक अच्छा बात इसमें यहीं पर है, तो आराम से 60-70 हो जाएगा। और ज्यादा दिक्कत हुआ तो लास्ट में कोचिंग वोचिंग तो है ही, है कि नहीं। देखिए एक बात और समझ लीजिए इसी चीज को लेकर के, आपके लिए जॉब पाना थोड़ा इजी तब होगा, ज्यादा कन्वीनियंट तब होगा, जब आप इस बात को लेकर तैयार होइएगा कि भाई भारत देश का किसी भी जिला, किसी भी कोना में जाके हम जॉब करने को तैयार हैं। किसी खास सिटी को चूज किए, अगर आप किसी खास एक स्पेसिफिक सिटी को चूज कीजिए, तो भाई उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डिग्री को, यानी कि मेरिट लिस्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका बीकॉम का मार्क्स, एमकॉम अभी तो निकल गया होगा, कम से कम जेआरएफ निकालिए, नेट निकालिए, पीएचडी कीजिए, अलग अलग आर्टिकल। जब आप पीएचडी में जब इनरोल होइएगा, तब जब 3-4-5 साल जितना समय भी आप लिखिएगा, उसमें जितना जर्नल हो सके पब्लिश कीजिए, अच्छा बुक पब्लिश कीजिए, जितना अच्छा हो सके एडमिशन लेने को। टॉप क्लास का, टॉप क्लास तो भूल ही जाइए, इंडिया में वो ऐसा है ही नहीं, वर्ल्ड रैंक लेवल पे है वो, तो वो भूल ही जाइए। तो जर्नल पब्लिश कीजिए, बुक पब्लिश कीजिए, जिससे आपका एपीआई स्कोर बढ़े, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, इस सबसे भी थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा, ठीक है, मेरिट कुछ खास है, बहुत कम बनता है लेकिन बनता है। तो ज्यादा कन्वीनियंट तभी होगा आपके लिए जब भारत में कहीं भी तैयार करने को हो जाइएगा, किसी खास सिटी को चूज कीजिएगा, तो जैसा कब होगा अपना मेरिट लिस्ट स्ट्रॉन्ग रखिएगा, तब आपको आसानी होगा। अब एक और ऑप्शन हम लोग के पास होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कीजिए क्या कि मान लीजिए आप जेआरएफ निकालिए, जेआरएफ निकालने में फोकस कीजिए। पीएचडी करना है बच्चों तो मेरे जेआरएफ, खासकर भारत देश में या किसी भी देश में, देखिए सच्चाई यही है, अगर पीएचडी करना है तो मेरे जेआरएफ निकालिए। जेआरएफ में आपको मिनिमम पीएचडी करने में 3 साल लगभग लग ही जाएगा, मिनिमम लग ही जाएगा 3 साल। अब वो जो कोर्स वर्क होता है ना, वो उसको मिला करके कोर्स वर्क क्या होता है समझ लीजिए, आपको एक प्रकार का ओरिएंटेशन है जो 6 महीना आपको दिया जाता है, ऐसा सिंपल भाषा में। तो जेआरएफ निकालिए, जेआरएफ में पैसा मिलेगा। आप एक काम कीजिए, उस पैसा को सेव करते चलिए,
ठीक है, ये नहीं कि जेआरएफ निकाले पैसा आने लगा तो पूरा राजा बन गए आप, तो भाई पूरा पैसा आपको फूंक देगा, इस टाइप का हरकत नहीं कीजिएगा एकदम से। भाई ये ख्वाहिश था वो ख्वाहिश था, नहीं। थोड़ा सा देखिए, हम ये नहीं बोल रहे बिल्कुल खर्च मत कीजिए, बिल्कुल खर्च कीजिए, पर मेनली पैसा को सेव थोड़ा करते चलिए। यकीन मानिए 3.5-4 साल तक में ना, खर्च करने के बाद भी आराम से आप चाहिएगा तो 17 से 18 लाख इजिली सेव कर सकते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में रहता ही क्या है बच्चों, कुछ भी खा के काम चल जाएगा। ठीक है, अब एकदम से बस हवा बस मत उड़ाइए, एकदम नॉर्मल सिंपल सा जिए जो पहले आप जी रहे थे जेआरएफ निकालने से पहले। आराम से बता रहे हैं, आराम से 17 से 18 लाख रुपए बच जाएगा। और उस पैसा को लगा दीजिए बिजनेस में, उस पैसा को लगा दीजिए बिजनेस में। अब आपको लगा सर इतना पढ़ के बिजनेस करें, अरे आप मत कीजिए, किसी को बैठा दीजिएगा ना, आपका भाई बैठा दीजिए, आपके मम्मी पापा, किसी को बैठा दीजिए जो जॉब को चला दे, मतलब उस बिजनेस को चला दे। अरे और बिजनेस एक बार आप हिम्मत अरे खोल दीजिएगा और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, वो चलेगा जरूर। अगर वो मान लीजिए बहुत खराब परफॉर्मेंस भी देगा तो इतना तो जरूर दे देगा जितना कैपिटल लगाए उसको रिकवर कर दे। ठीक है, और इधर आप ट्राई करते रहिए अपने जॉब के लिए। बहुत बार दोनों तरफ अगर लग गया बल्ले बल्ले भाई, ऐस कीजिए तो फिर तब ढूंढ के पैसा खर्च, इधर से पैसा उधर से पैसा। ठीक है, पर अगर इधर जॉब खोजने समय जेआरएफ निकालने के बाद पीएचडी करने के बाद खोजने में तो अगर हरासमेंट होगा तो जॉब तो रहेगा ना, मतलब ये बिजनेस तो रहेगा ना, ये काफी आपको बूस्ट करेगा, मतलब आपको पुश करेगा कि भाई आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेन पैसा है ना। अल्टीमेटली तो आपको बूस्ट कॉन्फिडेंस डालने के लिए तो मेन तो पैसा ही रहेगा। ठीक है, और दोनों चल पड़े ऐसा बता दो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हमारी बिजनेस नहीं चला पड़ा और यहाँ भी लग गया तब भी बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा, एक ना एक जगह किस्मत तो साथ दे ही जाएगा। तो जरा से भी किस्मत साथ दे गया तो भाई लाइफ सेट हो जाएगा। और दोनों जगह चल पड़ा तो फिर जैसा बताएं, फिर उस समय उड़ाइएगा पैसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ नहीं आपका कभी आएगा कि सुकून भरा जिंदगी है हमेशा और कोई बात का टेंशन, इंक्लूडिंग आप परमानेंट प्रोफेसर क्यों ना बन जाए। ऐसे नहीं तो वैसे जो जिंदगी में जो परेशानियां होती है ना आपको जकड़ ही लेगी। तो खैर वो बात अलग है, उस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। तो ये कुछ तरीका था बच्चों, जो भी रियलिटी ग्राउंड पे था हम वो आपको बताएं, कुछ भी हवाबाजी नहीं की है। इसके अलावा अगर और भी कोई, अगर आपको लगता है इस तरह से भी हम लोग और करियर चूज कर सके, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कीजिए। जैसे आपको बताया, जैसे वो जेआरएफ वाला ही बोले, पैसा बचा के बिजनेस खोल दिए, दोनों जगह मतलब दो जगह आपके पास बैकग्राउंड है, ठीक है, सपोर्ट है दो जगह का, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कीजिए, लाइफ सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। और भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।